In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Rabbi Zidni Ilma. O Allah, increase my knowledge. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine at home. I am your maths teacher Hifsa Batul, class first year. Today is your fifth lecture. Date 2nd December 2020. Okay, ji, let's start. Chapter number 12, lecture number 5, chapter name Application of Trigonometry, exercise 12.3. Topic Angles of Elevation and Depression. सबसे पहले हम इस टॉपिक पे जाने से पहले, इस एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमने इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन डेली लाइफ पे कैसे यूज़ होती है, इसकी डेली लाइफ पे कैसे एप्लीकेंट होता है, इसको हम डेली लाइफ में कैसे जो है तो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमने सबसे पहले किस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को, ठीक है। इफ़ ओ ए इज़ अ हॉरिजेंटल लाइन, अब मैं यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन यहाँ पे आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। किसके थ्रू बताऊंगी? डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। यहाँ पे ये है कि इफ ओ ए इज द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द आई ऑब्जर्वर एट द पॉइंट ओ। कैसे कि हमारे पास सपोज दैट एक ओ ए पॉइंट है, ठीक है, ये ओ ए एक पॉइंट है और क्या है देखें। अब सबसे पहले हमने क्या किया, एंड देयर ऑब्जेक्ट बी सी। अब ओ जो है तो क्या है, एक ऑब्जर्वर आई है, ठीक है। अब क्या है, एक वो एंगल ऊपर की तरफ बना रही है और एक एंगल वो नीचे की तरफ बना रही है। अगर ऊपर की तरफ देखेगी तो हमारे पास क्या बनेगा, एक बी है और ये एक ऑब्जेक्ट सी है, ठीक है। द आई ऑब्जर्वर एट द पॉइंट ओ, ठीक है, आई ऑब्जर्वर को हमने किससे डिनोट किया, ओ से। अगर वो ऊपर की जानिब देखता है, ठीक है, तो हमारे पास एक एंगल बनेगा। और अगर हम वो नीचे की जानिब देखेगा जहां वो स्टैंड कर रहा है, अगर वो नीचे की तरफ देखेगा, बिल्कुल अपने नीचे नहीं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेगा, तो हमारे पास एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, सच दैट बी इज अबव एंड सी इज बिलो, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन है ओ ए, हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। अब क्या है, ऊपर की तरफ एक देख रहे हैं वो अबव है और नीचे की तरफ देख रहे हैं वो सी है, हॉरिजेंटल लाइन के, ठीक है। एक एंगल ये बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो ऊपर की तरफ बन रहा है एंगल, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। आप लोग ये घर में रूम में अपने बैठे बैठे भी आप लोग एंगल्स बना सकते हैं। जहां पे आप लोग स्टैंड कर रहे हैं, अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, उसके थ्रू आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन सकता है। इस तरह अब आप नीचे की जानब देखें, बिलो देखें, तो आपके पास फिर राइट एंगल ट्राइंगल किस जानब बनेगा, और वो एंगल जो हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, बिलो पे देख रहे हैं, वो एंगल जो बनेगा वो डिप्रेशन होगा। अच्छा, इफ एंगल ऑफ ओ ए बी, वो क्या है, जो ऊपर की जानिब बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जो दूसरा है वो डिप्रेशन यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ओ ए सी वो क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आगे चल के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल पता चल जाएगी। अच्छा जी, आपके पास यहाँ पे क्या है, सम इम्पोर्टेंट नोट आप लोग याद रखें कि वी नो दैट कि हम पीछे से एक्सरसाइज चैप्टर 9 से यही बेसिक्स पढ़ते आ रहे हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। अब यहाँ पे इसके करने का मकसद क्या है कि हम डेली लाइफ पे कैसे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, वहां से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो आप जो सम इंपॉर्टेंट नोट वाला फार्मूला देखें, अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन है, अगर सपोज दैट परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो फिर आपने साइन थीटा वाला फार्मूला लगाना होगा। और अगर आपके पास बेस गिवन है और आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, या हाइपोटेन्यूज गिवन है तो आपने बेस फाइंड करनी है, तो फिर आप कॉस थीटा वाला फार्मूला यूज करोगे। अगर आपके पास रिलेशन है परपेंडिकुलर और बेस का, यानी परपेंडिकुलर गिवन है तो बेस फाइंड करनी है, या बेस गिवन है तो परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, तो दैट्स मीन टेन थीटा का फार्मूला यूज करना होगा। क्लियर, समझ में आ गई ये बात। चल के आगे करते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन इन क्वेश्चंस में जितना भी यूज हो रहा है वो टेन थीटा यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहा है। क्लियर, आपको चल के आप लोगों को साथ साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन साथ साथ में
आपको क्लियर होता जाएगा। ये जो डायग्राम ऊपर बनी हुई है, एक्सरसाइज क्या है 12.3, क्वेश्चन नंबर 9 है इसका। वैसे से रिलेटेड रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके 5 क्वेश्चंस ही इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है, अब पहले क्वेश्चन को समझे, फिर हम डायग्राम बनाते हैं, फिर हम सोल्यूशन करेंगे। P and Q are 2 points in the line with a tree। हमारे पास दो, अब मैं एक एक साथ साथ में थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट बताऊंगी और साथ साथ में आपको डायग्राम के थ्रू बताती जाऊंगी। हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स हैं P और Q, 2 पॉइंट्स हैं इन लाइन विद अ ट्री के साथ। कैसे? ये हमारे पास एक ट्री की हाइट है। अब फिर आगे देखें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q बी द 30 मीटर। ये हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स है P एंड Q। समझ में आ गई ये बात? P और Q हमारे पास क्या है कि किसकी लाइन पे है, ट्री के साथ जो लाइन बन रही है ट्री के साथ ही है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो ट्री के साथ P और Q का कितना डिस्टेंस है। लेकिन P और Q का बता दिया गया है कि वो 30 मीटर का है। कितने का है? P और Q का आपस में कितने का है? 30 मीटर का फासला है, 30 मीटर का डिस्टेंस है। लेकिन ये नहीं बताया कि वो कितना ट्री के साथ कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये आपके पास जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ट्री है। समझ में आ गई है? अब फिर कहा जा रहा है कि P और यहाँ पे P और फिर आगे देखें, आप लोग स्टेटमेंट को देखें, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री P एंड Q 12 एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी P के साथ जो एंगल P का जो पॉइंट है वो ट्री के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 12 डिग्री है, एंड जो हमारे पास Q जो एंगल बना रहा है किसके साथ बना रहा है, ट्री के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कितना है, 15 डिग्री है। क्लियर? कैसे? अब देखिए PQRS का नाम दे दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये हमारे पास क्या बन गया, 15 डिग्री, आपको साथ साथ में नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ये हमारे पास बन गया 12 डिग्री। क्लियर? समझ में आ गई ये बात कि हमारे पास, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ डायग्राम को, कि एक ट्री है, ठीक है, उसकी हमने हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हमारे पास किस लाइन पे हैं, ट्री के साथ है, ठीक है। ट्री ऊपर दिया हुआ P एंड Q आर 2 पॉइंट्स इन द लाइन विद अ ट्री के साथ जो लाइन है उसके साथ में। लेकिन ये नहीं बताया कि ट्री के साथ वो कितने डिस्टेंस में है, लेकिन P और Q का जो आपस में रिलेशन है, आपस में डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर का है। तो हमें तो पूरा डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, फिर क्या है, जो P एंगल बना रहा है ट्री की हाइट के साथ वो क्या है, 12 डिग्री, और जो हमारे पास Q बना रहा है एंगल वो कितना बना रहा है, 15 डिग्री बना रहा है। तो इस तरह से अगर हमने देखा तो ऑटोमेटिकली राइट एंगल ट्राइंगल बन गए हैं, 2 राइट एंगल ट्राइंगल बने हैं। PRS बना है और दूसरा क्या बना है, QRS बना है। 2 राइट एंगल ट्राइंगल बने हैं। पीछे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे फार्मूलास कुछ लिखवा दिए हैं, साइन थीटा का, कॉस थीटा का एंड टेन थीटा का। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, मींस के परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। और गिवन क्या है, यानी बेस है, यानी बेस का कुछ हिस्सा गिवन है, थ्रू आउट सारी बेस गिवन नहीं है। अगर थ्रू आउट हमें P और R दिया जाता, क्या दिया जाता, P और R, तो हम ऑटोमेटिकली टेन का फार्मूला लगाकर, मैंने आपको बता दिया है कि जब परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाए तो हम डायरेक्टली हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, टेन थीटा का फार्मूला लगाकर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है। लेकिन इधर हमारे पास क्या है, हम इतना ज्यादा तो हमारे पास सारी की सारी बेस तो गिवन नहीं है, लेकिन मींस के बेस का कुछ हिस्सा गिवन है, बेस का कुछ हिस्सा, यानी PQ बेस में ही है तो 30 मीटर, हमें तो पूरी बेस चाहिए, तो तभी हम हाइट फाइंड कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमने डायग्राम को किस पे मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। डिस्टेंस बिटवीन PQ 30 मीटर, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P 12 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट Q 15 डिग्री, जबकि हाइट ऑफ द ट्री हमने फाइंड करनी है और S का नाम दिया हुआ है फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने आपको पीछे बता दिया कि हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक PRS वी हैव
हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस का ही फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास क्या है, ऊपर मैंने सारा डायग्राम को रिप्रेजेंट कर दिया है कि यानी हमारे पास बेस भी, बेस का कुछ हिस्सा गिवन है, थ्रू आउट सारी बेस गिवन नहीं है, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो दैट्स मीन रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, सो दैट्स वाई यूजिंग tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब देखें हमने क्या कर दिया, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, यानी tan थीटा, हमने पहले PRS की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल PRS की बात करें, आप पीछे जरा जाएं उसको देखें, राइट एंगल ट्राइंगल अपने साथ जो मैं आपको बताती जा रही हूँ वो कॉपी पे लिखते जाएं, वो फिर उसको उसके साथ मैच करें, ठीक है। हमने PRS पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 12 डिग्री बन रहा है। परपेंडिकुलर क्या है, हाइट है जो कि हमने फाइंड करनी है। बेस क्या है, थ्रू आउट PR है, जबकि PR तो हमें गिवन नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, PR को मैंने ब्रेक कर दिया, PR को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। वी नो दैट, आप पीछे जरा डायग्राम पे जाएं, डायग्राम को देखें, PR किसके इक्वल है, PQ प्लस QR के इक्वल है, क्लियर। यानी पूरा PR पूरी बेस है, और अगर उस बेस को हमने क्या किया हुआ, थोड़े से टुकड़ों में वो किया हुआ है, ठीक है, PQ प्लस QR कर सकते हैं, क्लियर। ये देखिए इस तरह से आपको एरो नजर आ रहा है कि एरो से हमने क्या कर दिया है, एरो रिप्रेजेंट कर दे कि P को हमने ब्रेक कर दिया है। अब हमने क्या कर दिया, PQ वी नो दैट कि 30 डिग्री नहीं 30 मीटर के इक्वल है, ठीक है। PQ जो है वो क्या है, 30 मीटर के इक्वल है, क्योंकि उनके आपस में कितना डिफरेंस है, 30 मीटर का, ठीक है। अच्छा, QR हमने क्या कर दिया, 12 डिग्री, अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, क्यों दे दिया, अगर सपोज दैट कि हमें QR की वैल्यू भी गिवन होती तो हम यहाँ पे प्लस करके और 12 डिग्री की वैल्यू लगाकर हम मल्टीप्लाई करके प्लस मल्टीप्लाई करके हम H की वैल्यू यानी हाइट फाइंड कर सकते थे, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे इसको, फिलहाल अब मजीद इसमें सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब दूसरा एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है, वो कौन सा, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल QRS वी हैव, क्योंकि अगेन हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर हाइट है, और यहाँ पे जो QRS पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 15 डिग्री का है, और बेस हमारे पास वहां पे QR है। QR को, क्योंकि हमें QR की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, QR की वैल्यू चाहिए, कि अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हाइट आ जाएगी। तो वो हमारे पास इक्वेशन 1 में काम क्यों रुक गया था, क्योंकि हमारे पास QR की वैल्यू गिवन नहीं थी। मैंने आपको स्टार्ट में से ही बताती आ रही हूँ कि थ्रू आउट हमारे पास बेस गिवन नहीं थी, तो हमने इसको क्या कर दिया, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, कि हमारे पास क्या आ गया, QR की ये हमारे पास इक्वलिटी आ गई है, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब 2 हमने 1 में पुट करना है, यानी 1 में हमारे पास जहां पे QR होगा वहां पे H डिवाइडेड बाय 15 डिग्री यूज कर देना है। पुट 2 इन 1, तो जहां पे 12 डिग्री ये हमने इक्वेशन 1 में पुटिंग कर दी है, यानी जहां पे QR है वहां पे मैंने पुट कर दिया है H डिवाइडेड बाय 15 डिग्री। आप जरा इक्वेशन 1 को देखिए, पीछे जो मैंने बताया है, एक एक पॉइंट अपने पास नोट करें, क्लियर। H डिवाइडेड बाय 30 प्लस 30 मीटर है, अच्छा 30 डिग्री है, 30 मीटर है, एंड QR की वैल्यू है H डिवाइडेड बाय 15 डिग्री। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी हमने, ये देखिए सिंपली हमने सिंप्लीफिकेशन की है, 12 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस H डिवाइडेड बाय 15 डिग्री और इक्वल टू H। यहाँ पे फिर 10 12 की वैल्यू निकालें, सिंपली कैलकुलेटर से सारा काम करना है आप लोगों ने, ठीक है। 12 डिग्री की वैल्यू निकाली, 30 अपनी जगह पे, फिर 10 15 की वैल्यू निकाली कैलकुलेटर से। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिंपली 0.213 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इस तरह की कुछ वैल्यू बन गई। या आप लोग ब्रैकेट में पहले इस तरह कर दे, पहले LCM ले लें, 0.268 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप लोग सिंप्लीफिकेशन ये सिंपल सी H को एक साइड पे कर दें, तो हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी, हाइट 31.41 मीटर आ जाएगी, यानी हाइट ऑफ द ट्री क्या आ गई, ये आ गई, क्लियर। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या, 2 मेन्स आर द ऑपोजिट साइड ऑफ द 100 मीटर हाई टावर। 2 आदमी हैं जो कि कहां पे खड़े हैं, ऑपोजिट ऑफ द हाई टावर, जो कि टावर की हाइट कितनी है, 100 मीटर, कितनी है, 100 मीटर। इफ द measure of the angles of elevation of the top of the tower is 18 डिग्री 22 डिग्री, यानी 2 आदमी हैं, एक हाई टावर है जिसकी टावर की हाइट कितनी है,
100 मीटर है, तो दोनों ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं। अगर एक ऑपोजिट के एक लेफ्ट साइड पे खड़ा है तो दूसरा राइट साइड पे खड़ा होगा। तो एक जो है वो 18 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा 22 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है, ठीक है, एंगल जो बना रहा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब उनका डिस्टेंस आपस में फाइंड करना है। अब ये देखें हमारे पास क्या है, ये क्या है, हमने जो सबसे पहले जो लाइन आपके पास नजर आई है वो क्या है कि एक टावर की लाइन परपेंडिकुलर की फॉर्म में है, ठीक है, 100 मीटर टावर। और फिर हमारे पास एक दूसरा क्या आया है कि 2 मैन, जिसको हमने एक्स, ये देखें 100 मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टावर को। फिर ए बी क्या है, 2 मैन है जो कि टावर के ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं, जिसको हमने एक्स का नाम दे दिया और वाई का नाम दे दिया, और डी हमारे पास मिड पॉइंट है। इस तरह से देखा तो हमारे पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो ए बना रहा है वो 18 डिग्री का बना रहा है, और जो बी बना रहा है वो 22 डिग्री का बना रहा है। ये देखें, इस तरह से हमने डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दिया। ऊपर जो हमारे पास थ्रू आउट सारी की सारी क्या थी, स्टेटमेंट फॉर्म थी, नीचे हमने डायग्राम पे मेंशन कर दी। अब डायग्राम है तो डायग्राम में, डायग्राम से हम जाएंगे सिंपली एक राइट एंगल ट्राइंगल दो बन रहे हैं, 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। रिलेशन देखना है, रिलेशन हमारे पास क्या बन रहा है, बेस हाइपोटेन्यूज का बन रहा है, बेस परपेंडिकुलर का बन रहा है, किसका बन रहा है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे 3 फार्मूलाज लिखवाए हैं। तो ये अगेन बेस और परपेंडिकुलर का ही रिलेशन बन रहा है दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में। यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं और यहाँ पे दोनों रिलेशन हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर का बन रहा है। तो जब बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन बनता है तो हमने साइन का फार्मूला लगाना होता है, कॉस का या टेन का, तो हमने टेन थीटा का फार्मूला यूज करना होगा। As we know that let the distance between man x plus y, हमने जाहिर बात है हमने क्या करना है, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल दोनों हमने बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करके, यानी हमारे पास दोनों बेस जब आ जाएंगी, यानी x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की, तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, तो कॉमन सेंस की बात है कि हम इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ACD, पीछे देखिए उसको, और राइट एंगल ट्राइंगल ACD बन रहा था जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। जो कि हम आपके पास क्या है, अगेन आपने क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करनी है, जबकि परपेंडिकुलर आपके पास 100 मीटर गिवन है, ठीक है। और आपके पास एंगल पहले मैंने क्या लिया, 18 डिग्री लिया, और 18 डिग्री को हमने फाइंड किया कैलकुलेटर से, तो 0.3249 आ गया, और CD आपके पास 100 यानी परपेंडिकुलर, और AX यानी x है। या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 307.79 मीटर। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी बेस फाइंड करनी है, और दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, यानी थ्रू आउट आपके पास वो उनका जितना उनका फासला है वो आ जाएगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD दूसरा जो बन रहा है, अगेन हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन है, तो हमारे पास क्या यूज होगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपली वैल्यूज पुट कर दी। टेन हमारे पास क्या है, टेन थीटा, यानी थीटा हमारे पास यहाँ पे 22 डिग्री है, एंगल जो है 22 डिग्री है, और CD हमारे पास परपेंडिकुलर पे कौन सी लाइन है, C और D है, और बेस पे हमारे पास B और C आ रही है। सिंपली CD की जगह 100 है और BC की जगह Y है, बेस पे हमने Y का नाम दे दिया है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो Y की वैल्यू आ गई 247.52 मीटर आ गया। डिस्टेंस बिटवीन, अब हमने सिंपली इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। जब हमारे पास x भी आ चुका है, y भी आ चुका है, तो सिंपली प्लस माइनस तो कर नहीं सकते, प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 555.31 मीटर आ गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम द टावर नोटिस्ड that the angle of elevation of the top and bottom of the flagstaff on the top of the tower are 64 degree and 62 degree respectively. Find the length of the flagstaff. क्या मतलब हुआ, हमारे पास क्या है कि एक टावर है, ठीक है, और एक आदमी खड़ा है, कितने फासले पे, ये साथ साथ में डायग्राम देखते जाएं, जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको डायग्राम देखते जाएं। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन शो कर रही है वो किसको, टावर को शो कर रही है, किसको शो कर रही है, टावर को। और एक मैन स्टैंड है कितने दूर, कितने फासले पे,
60 मीटर अवे, हमारे पास क्या है 60 मीटर अवे, तो हमने नाम दे दिया ए बी, और 60 मीटर एक आदमी खड़ा है कितने टावर के 60 मीटर दूर, और अगर पॉइंट ए पे खड़ा है और कितने फासले पे खड़ा है कि वो 60 मीटर दूर है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, परपेंडिकुलर यानी टावर के ऊपर एक फ्लैग है। अगर वो फ्लैग यहाँ से देखें आप लोग, ये देखें ब्लैक कलर की लाइन शो हो रही है आपके पास, यहाँ तक आपके पास क्या है फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ मीन यहाँ पे देखें, अब आपको खुद समझ आ जाएगी, यहाँ पे क्या है फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने इस तरह से शो कर दिया है। अगर ये आदमी पॉइंट ए के ऊपर खड़ा है, देखें ये पॉइंट ए किसको कंसिडर कर रहा है, ये मैन को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। अगर ये फ्लैग स्टाफ के ऊपर जरा आप दोबारा से ये पढ़े, क्या कहते हैं स्टेटमेंट, अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, notice that the angle of elevation of the top and bottom of flag staff, ठीक है, कि टॉप के ऊपर, किसके ऊपर, फिर कहते हैं ऑन द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे एक हमारे पास फ्लैग लगा हुआ है, और फ्लैग स्टाफ का जो ओपन टॉप वाला पार्ट है और एक बॉटम वाला पार्ट है, वहां पे दो एंगल्स बन रहे हैं। एक है 64 यानी बिल्कुल टॉप के ऊपर जो टॉप फ्लैग स्टाफ का जो टॉप वाला पार्ट है वहां तक, उस जो पॉइंट ए है, वो जो मैन खड़ा है बिल्कुल टॉप तक वो 64 का एंगल बना रहा है, और बॉटम फ्लैग स्टाफ का जो बॉटम वाला पार्ट है वो क्या बना रहा है, वहां पे 62 एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखें ये बॉटम का हिस्सा है, टॉप टावर में जो फ्लैग लगा हुआ है ये हमारे पास उस फ्लैग स्टाफ का बॉटम वाला पार्ट है, और दूसरा जो है यहाँ पे कितने का एंगल बना रहा है 62 का। फिर यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, ये जो आपके पास दूसरी लाइन रिप्रेजेंट हुई है, वो फ्लैग स्टाफ का टॉप वाला पार्ट है, ठीक है। और वहां पे वो फुल एंगल जो बना रहा है वो क्या है 64 बना रहा है, वो क्या बना रहा है फुल 64 बना रहा है। अब आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके बार बार मेरी बातें सुने और साथ साथ में डायग्राम को देखें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब फाइंड क्या करना है, इसको सी और डी का नाम दे दिया है, हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। जहां पे आपको ब्लैक कलर नजर आ रही है यानी सी और डी पार्ट, सी और डी पार्ट देखें, यानी हमने जस्ट इतना पार्ट फाइंड करना है, क्लियर। फ्लैग स्टाफ जहां पे फ्लैग लगा हुआ है यानी फ्लैग वाला पार्ट जो है हमने जस्ट वो फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट्स मीन फ्लैग स्टाफ फाइंड करना है, ठीक है। समझ आ गए, तो दैट्स मीन फ्लैग कहाँ पे लगा हुआ है, परपेंडिकुलर पे लगा हुआ है, और हमें गिवन क्या है बेस गिवन है, तो अगेन हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस आया है। परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास जब रिलेशन होता है तो टेन थीटा यूज करते हैं, वहां पे हमने परपेंडिकुलर यानी मीन्स के परपेंडिकुलर का कुछ हिस्सा ही फाइंड करना है, तो दैट्स मीन कि हमने टेन थीटा वाला फार्मूला यूज करना होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस डायग्राम की बिल्कुल डिटेल में। अब ये पार्ट इसके देखें, अभी आपको जो लास्ट में y नजर आया है, ये हमने थ्रू आउट हमारे पास ये जो है B और D पार्ट है, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ये थ्रू आउट B से लेकर D तक है, यानी हमारे पास B से लेकर D तक फुल टावर है, ठीक है। टावर के ऊपर एक फ्लैग है, ठीक है। C और D हमारे पास क्या है फ्लैग स्टाफ है, तो फुल B और D है। अब इसको हमने बाय पार्ट्स क्यों कर दिया है, Y का B और C को इक्वल ले लिया है Y के, और C और D को इक्वल ले लिया है X के, ये देखें नजर आ रहा है साथ साथ में ना, वो क्यों, क्योंकि हमने जस्ट जो है तो फ्लैग स्टाफ लेंथ फाइंड करनी है फ्लैग स्टाफ की, यानी जितना हमने C और D फाइंड करनी है, मीन्स कि हमने X फाइंड करना है, क्लियर। ये देखें हमने ये जो लास्ट में एरो नजर आ रहा है जस्ट हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। ओके, उम्मीद है आपको डायग्राम की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब डायग्राम से ही अगर आपको डायग्राम की समझ आ गई है तो बस फाइन। अब हमने वही जो हमने सारा कुछ डायग्राम पे स्टेटमेंट से डायग्राम बनाए, अब डायग्राम से हमने वो बातें सोल्यूशन में डिटेल में लिख देनी है। लेट लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ हमने x मीटर का नाम दिया, यानी थ्रू आउट हमने सारी का सारा जो है तो टावर की लेंथ फाइंड नहीं करनी, जस्ट हमने फ्लैग स्टाफ जहां पे टावर पे लगा वो जस्ट वो फाइंड करना है। तो अगेन हमारे पास वहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ABC बना, हमने सबसे बड़ा पहले ABC लिया, परपेंडिकुलर बेस है क्योंकि हमने
अच्छा, वहां पे एंगल क्या बन रहा है, ए बी सी पे 62 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी ए बी, और बी परपेंडिकुलर यानी बी सी को हमने वाई का नाम दिया, और ए बी हमारे पास क्या है 60, यानी बेस आपके पास क्या है 60 मीटर है। ये हमने मल्टीप्लाई की तो वाई की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू हमने फाइंड क्यों की, आगे चल के इसका यूज भी करना है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो ए बी डी बन रहा है, अगेन हमारे पास रिलेशन है परपेंडिकुलर और बेस का, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी डी है, और ए बेस हमारे पास ए बी है। अच्छा, बी डी हमने क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई, यानी फुल जो हमारे पास टावर है वो क्या है, बी डी है। मैंने अभी आपको पीछे चल के डायग्राम पे डिटेल में बता दिया है। यानी बी डी जो है हमने एक्स प्लस वाई क्यों किया, क्योंकि हमने जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट, वाई की वैल्यू पुट करके, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई, ये वाई साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू हमने क्या करनी है, वाई की वैल्यू माइनस कर देनी है, तो जस्ट हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर का कुछ पार्ट फाइंड करना था, यानी फ्लैग स्टाफ। फुल हमने परपेंडिकुलर फाइंड नहीं करना था, थ्रू आउट हमने, अगर इनको एक्स और वाई को प्लस किया जाए तो थ्रू आउट हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्रू आउट हमारे पास परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, टावर की हाइट आ जाएगी, टावर की लेंथ आ जाएगी। लेकिन हमने जस्ट फ्लैग स्टाफ की लेंथ फाइंड करनी है, तो हमने जो रिमेनिंग पार्ट है, वाई वाला पार्ट है, वो हमने माइनस कर देना है, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो एक्स हमारे पास क्या आया, अब इक्वेशन 1 में हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 इसमें यूज की है, ये लास्ट वाली में देखें हमने इसमें इक्वेशन 1 यानी वाई की वैल्यू हमने पुट की है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13, टू बिल्डिंग्स ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट, ठीक है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी इज 20 डिग्री। यानी हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, एक ए और बी, ठीक है। और यहाँ से दो लाइन की स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो बिल्डिंग बी है वो हमारे पास क्या है, उसकी जो लेंथ है वो बिल्डिंग ए से ग्रेटर है। क्लियर, समझ में आ गई है। जो स्टार्ट की टू लाइन की हमारे पास स्टेटमेंट है उससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो टू बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी, और इनका आपस में कितना डिफरेंस है, 100 मीटर अपार्ट, यानी 100 मीटर के डिफरेंस पे, ठीक है, समझ में आ गई है। और दूसरी क्या बात कर रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए, कि बिल्डिंग ए के टॉप पे अगर जाएं तो अगर बिल्डिंग बी के टॉप को अगर देखें, टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी, तो वो हमारे पास कितना डिफरेंट एंगल ऑफ एलिवेशन 20 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो दैट्स मीन कि हमारे पास जो बिल्डिंग बी है वो इज ग्रेटर देन, उसकी लेंथ जो है वो बिल्डिंग ए से ग्रेटर है। अभी आप लोगों को डायग्राम से ज्यादा पता चल जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस, अब बेस पे आ जाते हैं, किसकी बेस में आएंगे, ए या बी पे, बी की बेस में आएंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग बी टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए इज 50 डिग्री। यानी अगर हम बिल्डिंग बी की बेस पे आए और टॉप को देखें, किसकी टॉप को देखें, बिल्डिंग ए की टॉप को देखें, तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 50 डिग्री। अब हमने हाइट फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी। यानी बात किधर से किधर घुमा कर ये पूछ के आ रहे हैं, सिर्फ जस्ट बिल्डिंग बी की हाइट पूछ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये जितनी भी स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम अभी डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास बिल्डिंग ए है, आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही होगी, ठीक है। और ये हमारे पास बिल्डिंग बी है। ये फर्स्ट लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो बिल्डिंग ए को रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्डिंग, और जो सेकेंड लाइन मैंने रिप्रेजेंट की है वो बिल्डिंग बी को। क्यों इस तरह बिल्डिंग बी बड़ी क्यों है, मैंने स्टार्ट में बता दिया है कि two buildings A and B 100 मीटर अपार्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए, बिल्डिंग ए की टॉप पे जाएं, जो फर्स्ट मैंने छोटी वाली लाइन लगाई है, अगर इसकी टॉप पे जाएं तो वो, अगर इसकी टॉप से देखें बिल्डिंग बी के टॉप को, तो वो हमारे पास कितना एंगल बन रही है, कितना एंगल बन रहा है हमारे पास 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखें हमारे पास बी सी का नाम दे दिया, बी और सी हमारे पास बिल्डिंग बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ए ये। अब देखें, अब हमारे पास जो बिल्डिंग ए है इसकी टॉप क्या है, डी है, बिल्डिंग बी की टॉप क्या है, सी है। तो हम अगर बिल्डिंग ए की टॉप को डी को देखें तो हमारे पास एंगल कितना बन रहा है,
ये देखिए 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर हम बिल्डिंग बी पे आए हैं। कहाँ पे आए हैं? बिल्डिंग बी पे आए हैं। बिल्डिंग बी की बेस पे आए हैं। बिल्डिंग बी की बेस में आए हैं और बिल्डिंग ए की टॉप को देखा, यानी डी को देखा। बिल्डिंग ए की टॉप क्या है? डी है। उसको देखा तो हमारे पास एंगल 50 डिग्री का बन रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 50 डिग्री। तो ये हमारे पास अगर हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, यानी बी, डी और ई को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्योंकि हमने स्टार्ट में बताया है कि दोनों बिल्डिंग का डिफरेंस कितना है, दोनों बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर अपार्ट। और हमने क्या कर दिया? बी और ई को एक्स का नाम दे दिया और सी और ई को वाई का नाम दे दिया, क्योंकि अगेन हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, यही हमारे पास x प्लस वाई है, ये जो लास्ट लाइन है, यानी पूरी की पूरी जो बिल्डिंग b है, यहाँ पे हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन अप्लाई की, x और y का नाम दे दिए, क्योंकि हमने पूरी बिल्डिंग b जो है वो क्या, यानी बिल्डिंग b की लेंथ हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? हाइट, यानी x और y की वैल्यू आ जाएंगी विद द हेल्प ऑफ टू ट्राइंगल्स। यहाँ से जब दो वैल्यूज आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हम फिर जो है तो बिल्डिंग b की हाइट फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये सारा आपको डायग्राम अब समझ में आ गया होगा। जितना ए और बी का डिफरेंस है तो ऑटोमेटिकली ई और डी का भी उतना ही क्या होगा? डिफरेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस होगा। क्लियर? अब यही बातें जो मैंने वहां से उठाकर, स्टेटमेंट से उठाकर मैंने डायग्राम पर रिप्रेजेंट किया। अब डायग्राम से हमने सोल्यूशन पे जाना है। ठीक है, अब सोल्यूशन पे जाने साथ में आप लोग कॉपी पेन रखें और साथ में ये डायग्राम बनाएं और डायग्राम से फिर यहीं से देखकर आप लोग सोल्यूशन में उसको करते जाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है? x प्लस वाई, यानी x और y हमने फाइंड करना है। वो क्योंकि हमने दो ऑटोमेटिकली दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। तो एक हमारे पास DEC बन रहा है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और हमने अगेन परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है। ठीक है, तो हमने टेन थीटा का फार्मूला यूज किया। अब थीटा क्या है? 20 डिग्री, y डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 36.39 मीटर आ गई। यानी एक हमारे पास यानी परपेंडिकुलर का, यानी हमारे पास बिल्डिंग बी का कुछ पार्ट हमें फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा पार्ट भी हमने फाइंड करना है, ADB। अगेन परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग टेन थीटा का फार्मूला यूज किया और थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी। क्या है थीटा? यानी हमारे पास एंगल है 50 डिग्री। हमने क्या की? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, तो हमारे पास आ गया x 119 माइनस 17 मीटर। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है? x प्लस वाई। x और y की वैल्यू को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 155.5 मीटर। ये इसका आंसर है, यानी फुल जो बिल्डिंग बी की हाइट है वो 155.5 मीटर है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 15 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 और 11 की तरह है। और अगर आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो जो है तो क्वेश्चन नंबर, अगर आपको ये समझ में आ गया तो दैट्स मीन कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लॉजिक क्वेश्चन नंबर 13 में यूज़ हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 और 11 इसी वीडियो में देखा है, इसी वीडियो में समझा है, तो दैट्स मीन आपको क्वेश्चन नंबर 15 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, डायग्राम, उससे रिलेटेड डायग्राम बनाए जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट से रिलेटेड एक एक करके डायग्राम बनाएं, डायग्राम से रिलेटेड वही बातें आप लोग सोल्यूशन में मेंशन कर दें, हो जाएगा। अगर जहाँ से फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, उम्मीद है समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।